Hi everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard. And I want to keep things ekdam real before you all because today we are starting something which I have never thought I'll be making video on that subject क्योंकि मुझे ये लगता है and and it was my fear, okay, कि I won't be able to make clear understanding to you people, but my only way to live life is to have battle with my own fears. So I got motivation because a lot of aspirants like me asked me to make videos on tax laws. Yes, tax laws. But I am not good in whole taxation. That's why I'm only picking up GST, and of course I'm neither good in that. मतलब कि फैकल्टीज जितना तो नहीं, बट डायरेक्ट टैक्सेशन जितना बुरा हाल नहीं है उसमें जीएसटी में. सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. विवेक सर का नाम लेकर शुरू करते हैं और मैं बता दूं, अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो. और प्लीज़ विवेक सर के लेक्चर्स प्रेफर करो. इट्स रिक्वेस्ट. वहाँ से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कहीं पे नहीं मिलने वाली. बट ठीक है, हम भी ट्राई कर लेते हैं. समझ में आपको आ गया तो हमें बताइएगा, नहीं आया तो वो भी हमें बताइएगा, हमें इम्प्रोवाइज करने का मौका दीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर नहीं पिक कर रही हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सब पढ़ते हैं वो. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जेएचएल में भी है, तो सबको बेसिक आइडिया होता ही है. जीएसटी में फ़र्क क्या है, आर्टिकल्स का फ़र्क है, क्योंकि पहले जो ओल्ड आर्टिकल्स थे हमें जीएसटी वाले आर्टिकल्स पढ़ने हैं. तो बस आर्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया देखना मिलता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी वीडियो आ जाएगी जीएसटी की. पर यहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो मैं आज उसी को लेकर चल रही हूँ. ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे वीडियो नहीं आएगी, आएगी. पर यहाँ पे मैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लेकर चलना चाहती थी क्योंकि वैसे मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पड़ा हुआ है, तो उस पर आ जाएगी वीडियो. इफ़ एनीबडी वांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी तो वो भी बता सकते हैं. और अगर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कमी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कुछ कमी मतलब बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं. और अच्छा लगता है तो वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे और वीडियो बनाने का दिल जल्दी जल्दी करे, क्योंकि फिर मोटिवेशन वही रह जाता है ना. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में क्या पढ़ना है कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लेवी हुआ था. ठीक है, हाईएस्ट रेट क्या है, उसके बाद वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट किसका है, फिर जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ही क्या, मतलब क्या है जीएसटी, किसको देना है जीएसटी, किसके जेब पे बर्डन है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में पहला ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ हमें ना याद रखने वाले पॉइंट्स है. इसमें आप क्या समझोगे कि जीएसटी कहाँ लेवी हुआ था सबसे पहले, फ्रांस में लेवी हुआ था इन 1954. इसमें हम कुछ समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, एक हिस्ट्री है. ठीक है, उसकी हिस्ट्री है. जीएसटी सबसे पहले लेवी हुआ था फ्रांस में इन 1954. लास्टली इट वाज अडॉप्टेड बाय मलेशिया. ठीक है, उसके बाद है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करेगा. इसको बहुत डिटेल में अभी समझ, ये जो टर्म ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है भैया, ये तीन शब्द बड़े ही अनमोल शब्द हैं. ये मतलब ही बदल देते हैं, भावनाएं ही बदल देते हैं. ठीक है, उसके बाद है इसको ये स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये समझने वाला पॉइंट है, ये याद रखने वाला पॉइंट नहीं, ये समझने वाला पॉइंट है जो कि आगे हम समझेंगे ही. अभी इस चैप्टर में इतना समझने की जरूरत नहीं है. इसके बाद है इंडिया. इंडिया में जो जीएसटी का रेट है ना, इंडिया वैसे ही वर्ल्ड फेमस है. और उसके बाद इंडिया में जो जीएसटी का रेट है वो भी वर्ल्ड फेमस है क्योंकि वो हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड. वो है 28%. नेक्स्ट हाईएस्ट रेट कहाँ पे है, वो है 27%, दैट इज इन अर्जेंटीना. ओके, ये क्या है, पे कौन करता है, गवर्नमेंट को कौन पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर. पर वो बर्डन किसकी जेब में आता है, इसका बर्डन आता है भैया कंज्यूमर की जेब में, कस्टमर की जेब में, जो कष्ट से मर रहा है. ठीक है, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं पे मान लो कुछ खाने के लिए जाते हो और उस पर ना इंक्लूसिव टैक्स है, यानी कि वो चीज़ मान लो 100 रुपए की है और उन्होंने उसी में मान लो, हाँ, वो चीज़ 118 की है और उसी में ना ये 18 रुपए जो है ना, ये टैक्सेशन है. यानी कि वो चीज़ बेसिकली 100 रुपए की है, बट उसमें 18 रुपए इंक्लूडेड है, यानी कि जो टैक्स जीएसटी इंक्लूडेड है. ठीक है, वो यानी कि जो भी 100 रुपए है उसमें आपको क्या प्लस करना है, 100 में, अरे भैया दिख नहीं रहा, 18 अपॉन में 100, यानी कि 100 रुपए पे 18% टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं है.
तो वो बर्डन किसकी जेब में आया? वो 18 रुपए जो जीएसटी है जो पे करना है, वो कौन पे कर रहा है? वो पे कर रहा है कस्टमर। किसको पे कर रहा है? सप्लायर को पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? ताकि सप्लायर गवर्नमेंट को जाके वो दे आए 18 रुपए। ठीक है। हम क्यों नहीं पे कर रहे? क्योंकि हम हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो, बट वो एक वे है। ठीक है, रजिस्टर्ड फिर वो रिवर्स चार्ज वाला केस आता है जहाँ पे कंज्यूमर भी पे करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो सप्लायर क्या है? ये बिजनेस वालों के लिए है। ठीक है, जो सप्लायर है उसके लिए है। पे कौन करेगा? सप्लायर पे करेगा। बर्डन किसकी जेब पे आया? कंज्यूमर की जेब पे आया। ठीक है। उसके बाद है हमारा जीएसटी। जैसे कि हमें भी पता है कि जितने भी एक्ट बनते हैं वो पहले बिल पास होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद पार्लियामेंट में वो बिल पास होते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो पास होने के बाद फिर वो एक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो भी जो बिल पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। ठीक है। तो जीएसटी किसी भी आर्टिकल से नहीं आया, जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट का वो नंबर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का नंबर था 122। पास कौन से एक्ट में हुआ था? 101 CAA। और ये वो वाला CAA नहीं है जिसकी वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे। ये CAA है जो कि जीएसटी ला रहा था। ठीक है। यानी कि CAA का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। इस वाले CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया कब? 2016। पास कब हुआ था? ये एक्ट कब बना? 8 सितंबर 2016 को। ठीक है। उसके बाद है कि रेट जो है क्या है? इंडिया के रेट, इंडिया में रेट है 5%, 12%, 18% और 28% नॉर्मल। यानी कि अदर देन ये जो मेटल्स हैं इनको छोड़ के बाकी सब पे इतना रेट है। यानी कि इतने इन गुड्स और सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे 5%, 12%, 18% और 28% है। लेकिन अगर गोल्ड और रफ डायमंड है तो उस पे क्या रेट है? 3% या फिर 0.25%। क्या आप इसमें कुछ समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है? नहीं समझ सकते। ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जो लिखे हैं पॉइंट्स, इनको हमें याद रखना है। ये क्या है? पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ठीक है। इनमें हम कुछ भी ना दिमाग नहीं लगा सकते, बस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के अलावा। इसके बाद हमारा आता है मॉडल ऑफ जीएसटी। जीएसटी के मॉडल कैसे हैं? कौन कौन से मॉडल है जीएसटी में? 4 मॉडल है। एक है पहला ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल और फिर बागची पुदार मॉडल। समझ सकते हैं कुछ क्या है ये मॉडल? नहीं समझ सकते, मॉडल नहीं है। ठीक है। इन मतलब कि मॉडल्स क्या है कि इनमें अलग अलग वे होंगे जीएसटी को ऑपरेट करने के। इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? ड्यूअल जीएसटी। और ये जीएसटी का जी पता नहीं कहाँ भाग गया। तो ये क्या है? अरे जीएसटी। ठीक है। विच इज फॉलोड बाय ब्राजील एंड कनाडा। ब्राजील और कनाडा भी कौन सा फिर मॉडल फॉलो करता है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो करता है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स को बहुत आराम से देखेंगे। ठीक है, फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये वाला। वैल्यू एडिड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। यानी कि आपने या तो गुड्स की सप्लाई की हो या सर्विसेज दी हो या फिर दोनों। और ये दोनों पॉसिबल है क्या कहीं पे? रेस्टोरेंट्स में पॉसिबल है, सर्विसेज भी दी जाती है वहाँ पे, गुड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसको भी देखना है वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है। ठीक है। इसके बाद है स्पेशल व्हीकल कॉल्ड जीएसटीएन। अच्छा, जीएसटीएन स्पेशल जीएसटीएन क्या है ये? आपने ना 2 वर्ड सुने होंगे। एक सुना होगा GSTN, एक सुना होगा GSTN बोलते हैं जिसको नॉर्मली लोग, जो कि होता है GSTIN। ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? 1 मिनट के लिए सोच के रखो इन दोनों में फर्क क्या है। पता ही होगा ऑलमोस्ट सबको फर्क क्या है, फिर भी GSTN जो है दैट मीन्स कि जो जैसे कि हर तरीके का ना, जैसे वेबसाइट्स होती है, फ्लिपकार्ट का नेटवर्क क्या है? www.flipkart.com जो भी करके ऐसे होगा। तो जीएसटीएन क्या है? यानी कि जीएसटी रिटर्न्स किस तरीके से फाइल होंगी, तो उसका एक पोर्टल बना दिया गया है जिसको कहते हैं गुड्स एंड, यानी कि जीएसटी किस तरीके से कहाँ पे ऑपरेट होगा, कहाँ पे करना है,
ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ऑनलाइन है। गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, इसको कहते हैं जीएसटीएन। और जीएसटी जो लोग बोलते हैं जीएसटीएन करके बोलते हैं, जीएसटीआईएन क्या है? ये आपको एक, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो जब अपना जीएसटीएन पे रजिस्टर कराते हैं, जीएसटीआईएन सॉरी, जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। जैसे कि हमने जब अपना सीएस में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। जो सीएमए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, एनएफ से स्टार्ट करके, आई थिंक। तो इसी तरीके से जीएसटीआईएन क्या है? जो भी जीएसटी में रजिस्टर कराएगा खुद को, उसको एक क्या मिलेगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर। और वो क्या होता है? 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का होता है। उसमें आपका पैन नंबर बेस्ड होता है, वो उसमें आपका पैन नंबर भी आता है स्टार्टिंग में। जो आपका जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो आपका आता है। और उसके बाद आपका 15 डिजिट में फिर आपका पैन नंबर आता है, और फिर लास्ट में इस तरीके से होता है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग का क्या होता है? जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन यानी आपने अपना प्रिंसिपल बिजनेस बताया है, प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है, वो आएगा। उसके बाद आपका पैन नंबर आएगा। इस तरीके से वो 15 डिजिट का क्या होता है? जीएसटीआईएन। ओके। इसके बाद हमारा आता है हम्म तो हमने ये देख लिया। कहाँ गया कर्सर? अब हमें देखना है टैक्सेशन प्रिंसिपल दो तरीके के हैं। थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, इनमें भी हमको क्या याद रखोगे? अब क्या याद रख, मतलब क्या समझ सकते हो? अब ये समझ सकते हैं, ऊपर वाले तो नहीं समझ सकते थे। यहाँ पे टैक्सेशन प्रिंसिपल की बात हो रही है, और इंडिया में क्या टैक्सेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है वो भी देखना है हमें। पहली बात तो इंडिया में ये अप्लाई होता है, इसको ऑपरेट किया जा रहा है, इस तरीके से जीएसटी फंक्शन हो रहा है। लेकिन ओरिजिन प्रिंसिपल क्या है? कि जिस भी कंट्री या स्टेट से गुड्स जो है ओरिजिनेट होंगे यानी चलेंगे, उस वहां पे क्या होगा? टैक्स रिसीव होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो, अगर ऐसा होता तो क्या होता? मान लो कि सप्लायर जो है दिल्ली का है, और सामान जो है हरियाणा जाना है, तो क्या होता? यहीं से, यहीं पे टैक्स रिसीव होता, ठीक है। यानी कि दिल्ली को ही टैक्स रिसीव होता, हरियाणा वाले को मिलता ठेंगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में क्या है? कि वो कंट्री या स्टेट जहाँ पे गुड्स क्या हुए रिसीव हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे गुड्स के लिए गुड्स की डेस्टिनेशन थी, वहां पे जाके टैक्स रिसीव होगा। बहुत सिंपल पॉइंट है, कुछ कुछ इसमें समझना क्या, अपने आप पढ़ के समझ में आ जाए बंदे को। अच्छा, आगे तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। अब हमें आगे देखना है ये वैल्यू एडिड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो क्या है। ओके, एक मिनट। हमने एक टर्म देखा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अच्छा, इसको करने से पहले एक मिनट, कुछ चीजें और रह गई हैं, ये बाद में देखते हैं। हमारा था कि हमने देख लिया और डेस्टिनेशन और ओरिजिन वाला किस तरीके से प्रिंसिपल्स है। अब ना टैक्सेशन सिस्टम क्या है वो देखो, किस किस तरीके से चेक किया गया कि इंडिया में कौन सा सिस्टम लिया जाएगा। इंडिया के सिस्टम्स के लिए क्या क्या चीजें चेक की गई। तो पहला, चार तरीके के सिस्टम थे, चार तरीके के ऑपरेशन थे। किस तरीके से जीएसटी कलेक्ट होगा, वो चार तरीकों से ट्राई किया गया था, और इंडिया को क्या सूटेबल रहेगा ना, वो भी चेक किया गया था। तो पहला क्या था? पहला तो जी था अपना फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन।
फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन से क्या कुछ समझ में आ रहा है? अरे यार, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन यानी कि, चलो ठीक है आराम से ही देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन देखते हैं क्या है। मान लो ये मैं हूं अंजलि, और मैं हूँ, मेरा एक वेयर हाउस है, और मैं हूँ दिल्ली की, दिल्ली की। तौबा तौबा, मैं हूँ दिल्ली की, और ये है कोई बी है, ये भी दिल्ली का ही है। ये सी है, ये भी दिल्ली का ही है। दिल्ली से वैसे इसमें कोई मतलब है नहीं, फिर भी। ये डी है, ये भी दिल्ली का ही है। ये बी क्या है? ट्रेडर है ये। सी क्या है? रिटेलर है। और डी क्या है? कस्टमर है। अब क्या हो रहा है? ये मैं हूं ना, मैंने ना एक ऐसा सामान बेचा है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपये। 1000 रुपये की कोई चीज बेची है मैंने। तो फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है ना, कि जहां से जिसने बेचा है ना उसी पॉइंट पे कलेक्ट हो जाएगा टैक्स। यानी कि मान लो 18% इस पे टैक्स है, तो यहीं पे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1000 का? 180, यानी कि 1180 रुपये यहीं कलेक्ट हो गए। अब क्या वैल्यू बनी? 1180। अब इधर गई, इसको इसके पास ये सामान खरीदेगा, कितने का खरीदेगा? 1180 का खरीदेगा। ये इसने अपना प्रॉफिट मान लो 20 रुपये, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपये। अब यहाँ तो कोई फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या था, कि पहले पॉइंट पे ही कलेक्शन हो जाएगा टैक्स का, तो यहाँ तो कलेक्शन होगा नहीं। तो अब इसका आ गया 1200 रुपये का, इसने अपना 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, इसको बेच दिया 1200 में। इसके बाद 1200 में आया, इसने मान लो 200 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया इस, तो ये हो गया 14 रुपये, 1400 रुपये। वो 200 रुपये बड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया डी के लिए? कम कर देते हैं। मान लो इसने 50 रुपये जोड़े, 1250 की चीज हो गई। यहाँ पे भी टैक्स नहीं कलेक्ट होगा, अब सीधा इसके पास जाएगा 1250 में। अब इससे क्या हो रहा है कि इतनी बार वो उस गुड्स की सप्लाई इतनी बार हो रही है, और लास्ट में कंज्यूमर के हाथ में आ रही है, डी के हाथ में। 1000 रुपए की समझ लो चीज थी, और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को कितने मिल रहे हैं? 180 रुपये मिल रहे हैं, जब 18% टैक्स होगा तो। मतलब कि एक ही बार, पहली बात तो पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कलेक्शन होगा। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के पास कितना आ रहा है? 18% आ रहा है उस चीज का। तो क्या गवर्नमेंट के हाथ में रिवेन्यू कम नहीं जाएगा? तो रिवेन्यू क्या है, कम जा रहा है, और उस तरीके से फिर इसको फॉलो नहीं किया गया। तो सरकार ने कहा, सरकार ने क्या, इंडिया ने डिसाइड किया भाई ये वाला तो यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, रिवेन्यू कम मिल रहा है। ठीक है, रिवेन्यू कम मिल रहा है, किसको? गवर्नमेंट को। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन में एक ही बार कलेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से रेवेन्यू कम आ रहा है। ये बात मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। इसके बाद है दूसरा ट्राई किया, फिर इंडिया में दूसरा ट्राई हुआ। क्या ट्राई हुआ देखते हैं। वो है लास्ट पॉइंट कलेक्शन। मतलब अगर फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन में पहली बार कलेक्ट हो रहा है, तो लास्ट पॉइंट कलेक्शन में लास्ट टाइम कलेक्ट होगा। देखते हैं कैसे। देखो लास्ट पॉइंट कलेक्शन में क्या है, ये ए है वेयर हाउस, बी है ट्रेडर, सी है रिटेलर, डी है कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू थी
इसने 1000 रुपये का सामान बेचा, टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन है। इसने 1000 रुपये का सामान इसको बेच दिया, इसके पास 1000 का आया, अब ये 1000 का ही थोड़ी बचेगा जब इसने 1000 रुपये पे किए तो इसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया उसमें। मान लो 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। 1050 यानी 1050 रुपये इसके पास गया, इसने खरीदा, इसने कितने में खरीदा होगा फिर, 1050 रुपये में खरीदा। यहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये बीच के पॉइंट में है अभी, ठीक है। तो फिर अब इसमें इसने जोड़ा 1050 रुपये, इसने भी, इसने 50 रुपये जोड़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा इसको, इसने जोड़ा इतना, इसने 150 रुपये जोड़ दिए, तो ये हो गया 1200। अब ये 1200 इसके पास गए, इसने कितने में खरीदा, 1200 में। अब क्या हो रहा है कि कंज्यूमर के पास जा रहा है फाइनल, और कंज्यूमर टैक्स पे करेगा, मतलब कि कंज्यूमर जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अरे पर यहाँ पे तो टैक्स इवेजन हो सकता है ना, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अरे कंज्यूमर को जरूरत ही नहीं है, वो क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है। तो वो मान लो 10% यहाँ पे टैक्स देता है, तो 120 रुपये वो टैक्स दे रहा है। मतलब कि इतनी बेवकूफ़ी की कंज्यूमर जाके टैक्स देगा। कंज्यूमर ने अपने आप को अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और अगर मान लो अगर ये पॉइंट लास्ट पॉइंट कलेक्शन आ जाता और फिर गवर्नमेंट कह देती कि भैया कंज्यूमर्स को रजिस्ट्रेशन, यानी सबको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कितनी ज़्यादा मुसीबत और फिर कितने प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कर लेना कैलकुलेट। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आई कि भैया टैक्स इवेजन हो सकता है, क्योंकि फिर कंज्यूमर क्यों भाई अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएगा, और कंज्यूमर को पे करना भी होगा तो कहाँ जाके पे करेगा, तो टैक्स, यही कंप्लायंस इशू होंगे, कंप्लायंस इशू और टैक्स इवेजन। कंप्लायंस इशू कैसे है कि भैया इतने कंज्यूमर हैं इंडिया में, इतने लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर मतलब मैं भी जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन, आप भी जीएसटी पे रजिस्टर्ड, नहीं चलता ऐसा, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट कलेक्शन को भी गोली मार दी गई। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड, दैट इज मल्टी पॉइंट कलेक्शन। समझ में आई क्या होगा मल्टी पॉइंट कलेक्शन का भी मतलब, मल्टी मतलब भैया हर जगह पे अब टैक्स कलेक्ट हो रहा है, हो नहीं रहा है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, यानी कि ए है मान लो, ये भी वेयर हाउस चलाता है, वेयर हाउस है इसका। बी है, ये ट्रेडर है। सी है, रिटेलर है। और डी है, कस्टमर है। अब क्या होता है, ये बेचता है सामान 100 रुपये का, 10% इस पे है टैक्स, तो कितना हो गया, 110 बन गया कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए कितना कॉस्ट बन गया, 110 बन गया। इसने क्या किया, अब ये क्या करेगा, 10 रुपये अपना प्रॉफिट पहले जोड़ेगा, ठीक है, 120 हो गया, 10 रुपये प्रॉफिट। एक तो मेरे एग्जाम्पल इतने वाहियात है ना, मान लो 90 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, तो कितना हो गया, 200 रुपये हो गए। अब 200 रुपये पे भैया ये भी टैक्स देगा, कितना देगा, 200 है, इसने भी दिया 10%, तो ये हो गया 20 रुपये, 220 हो गया। अब ये इधर जाएगा 220, अब ये क्या करेगा, 80 रुपये अपने जोड़ेगा, प्रॉफिट, ये क्या जुड़ रहा है, प्रॉफिट जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये 300 हो गया, अब ये 300 में क्या करेगा, 10 रुपये ये भी टैक्स देगा, 10% ये भी टैक्स देगा, तो 330। अब ये कस्टमर के हाथ में कितने का जा रहा है, 330 का। मतलब एक चीज देखो, 100 रुपए की चीज, मतलब 100 रुपए की चीज है कोई, वो फाइनल कस्टमर के हाथ में अरे 200 रुपये बढ़ के जा रही है, मतलब कि 100 रुपए की चीज है, उसको 200 रुपये बढ़ा के 330 का दे रहे हो आप कस्टमर को, महंगाई की महंगाई। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है,
कैसे टैक्स पे टैक्स लग रहा है? टैक्स पे टैक्स का मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। यहाँ 10 रुपए का टैक्स दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने प्रॉफिट जोड़ा, जो भी आया। अब ये 10 रुपए तो भैया ये यहाँ पे टैक्स दे चुका है ना, यहाँ पे तो टैक्स ये दे चुका है 10%। अब उस पे 10 रुपए मतलब कि एक टैक्स जो ऑलरेडी दे चुका है उस पे वो 10% और टैक्स दे रहा है, तो यहाँ पे 20 रुपए आ रहा है। फिर यहाँ पे वो 20 रुपए दे चुका है, फिर यहाँ पे आके उसको मतलब जो भी वो वैल्यू है वो 220 इसमें कैलकुलेटेड है, उसमें प्रॉफिट जा रहा है। तो ये 220 में 20 रुपए तो टैक्स है ना, और फिर वो जुड़ के आएगा यहाँ पे 300, 300 पे टैक्स लग रहा है। अरे तो फिर यहाँ पे भी वही चीज हो गई, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या इशू आ रहा था? कैस्केडिंग इफेक्ट का इशू आ रहा था, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर है हमारा लास्ट, जिसको थोड़ी इज्जत मिली, वो है मल्टी पॉइंट। आराम से, मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी। मतलब कि प्रॉब्लम क्या आ रहा था? टैक्स पे टैक्स आ रहा था, मतलब तुम ऑलरेडी वहां टैक्स लेकर आ रहे हो, फिर किसी और पे बाहर, मतलब कि टैक्स बढ़ता ही जा रहा था, और फिर चीजें महंगी अलग। तो यहाँ पे क्या बोला कि आईटीसी क्या है कि आप जहाँ पे टैक्स दे चुके हो ना उतना आपको वापस मिल जाए। उतना मतलब कि जितना आपको देना है और जितना आपको लेना है वो सेटअप होके आपको फिर फाइनल उतना देना होगा जितना बैलेंस बचेगा। अब कुछ नहीं समझ में आएगा ऊपर से क्या होगा, देखते हैं क्या है ये। एक्स है, वेयर हाउस चलाता है। ए है ट्रेडर है। बी है, ये रिटेलर है। और डी है, डी हमेशा कस्टमर ही रहेगा मेरे मेरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। वैल्यू थी 100 रुपये, उस पे मान लो रेट लगा 10%, तो 10 रुपये, 110, 10% टैक्स लगा 10 रुपये। यहाँ पे गया कितना कॉस्ट बना? 110 कॉस्ट बना। इसने क्या किया, इसने ना पहले आईटीसी लिया, इसने कितना यहाँ पे टैक्स दिया है? इसने यहाँ पे 10 रुपए दिया है ना, तो गवर्नमेंट से इसने कहा कि मुझे मेरे 10 रुपए ना वापस कर दो, क्योंकि मैं वहाँ देकर आया हूँ। और आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, इतना ना हमने भी पढ़ा है, हमारे पास भी सीए अपॉइंटेड है, तो उनसे हमने पूछ लिया है, और उन्होंने हमें बताया कि आपको ना हमें 10 रुपए देने हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट सीए वगैरह के आगे झुक जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट से ज्यादा नॉलेज सीए को है, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, कोई ऑफेंड ना हो जाना, ठीक है। 110 में से सी ए माइनस करिए, 110 में से 10 माइनस होंगे, यानी कि आईटीसी माइनस होगा, क्योंकि वो टैक्स वहां पे देकर आ चुका है। अब वो 10 रुपए यहाँ पे माइनस होंगे, वरना अगर उसी पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम 110 में से 10 माइनस करेंगे, हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू हमारी वही आ गई जो हमने वहां पे मेन हमारा जो पे करना था, ठीक है। तो जितनी जिस उस गुड की जितनी भी वैल्यू थी वो वापस उतनी ही निकल आई, ठीक है। उसके बाद उसने प्रॉफिट जोड़ा अपना भाई, प्रॉफिट जोड़ लिया 100 रुपये, 200 रुपये हो गया उसका कॉस्ट। अब उस 200 पे टैक्स लगेगा 20, मतलब 20 रुपये लगेगा अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ गया? 220, ठीक है, 220 आ गया। क्या ये समझ में आया किसी को? ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये आईटीसी है। आईटीसी का मतलब क्या है? आपने जो दिया है ना, आपने जो यहाँ पे खरीदते वक्त 10 रुपए दिए हैं, इफ यू आर रजिस्टर्ड, तो भैया आपके पास राइट है, हम आपको बोल रहे हैं, यानी गवर्नमेंट बोल रही है कि उतना वापस ले लो, वो आपका फायदा है, ठीक है, अगर आप वहां देकर आए हो तो। और यहाँ जो आपका फिर निकला है, कितना निकला है? 20 रुपए निकले हैं। तो अब गवर्नमेंट को कितना देगा ये बी? बी जो है गवर्नमेंट को, बी जो है गवर्नमेंट को 20 रुपए देगा, और कितने रुपए लेगा? 10 रुपए लेगा। तो कितना, यानी कि फाइनल कितना पेमेंट होगा, नेट नेट पेमेंट कितना होगा? वो होगा 10 रुपए। आ गया क्या समझ में? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गई एक ही बात। एक मिनट, ये एक ही बात नहीं है,
हाँ ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। ये ट्रेडर था, यहाँ पे इसने आईटीसी अपना 10 रुपये बुक किया और 20 रुपीज इसको देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा बी। बी के पास कॉस्ट बना है इसका 220 रुपये। बी के पास 220 रुपये कॉस्ट बना। अब बी कितना दे चुका है यहाँ पे, बी ने कितना पे किया है टैक्स, 20 रुपये। तो बी क्या करेगा, 20 रुपीज आईटीसी बुक करेगा, यानी इसको 20 से अपना माइनस करना है। तो यानी माइनस करना है मतलब कि अगर 220 में से 20 माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 वैल्यू थी। उस वैल्यू में वो 100 रुपये जोड़ेगा, ठीक है। उस वैल्यू में वो 100 रुपये जोड़ेगा अपना प्रॉफिट, और वो 300 हो गया। अब 10% अगर टैक्स होगा तो डी को कितना टैक्स देना है यहाँ पे इसको, 30 रुपीज। यानी टोटल पैसे कितने देने डी को यहाँ पे, 330 रुपये। अब डी के पास कितना कॉस्ट बना है इसका, 330 बना है। क्या इतना किसी को समझ में थोड़ा सा भी आया है क्या? नहीं आया तो 1 मिनट मैं दोबारा ही समझा रही हूँ, 1 मिनट देखना। यहाँ पे है एक्स जो है वेयर हाउस चलाता है, ठीक है। उसको उसने 100 रुपये का सामान बेचा है ए को, ठीक है। उस पे उसने ए से कितना 10% टैक्स लिया है, जो कि वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि ये 10 रुपये किसको जाएंगे, ये गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। इस पे किसका हक है, गवर्नमेंट का हक है। और गवर्नमेंट इसको क्या, अब क्या है, ए जो है आगे ट्रेडर है, आगे ना ए सामान बेचेगा। तो गवर्नमेंट ए को क्या बोल रही है कि सुनो, जो तुमने ना यहाँ पे हमें 10 रुपये दिए हैं ना, वो हमें एक्स ने दे दिया है। तुम अब इसका ना आईटीसी बुक कर लो, यानी कि ये 10 रुपये तुम्हारा क्या है, फायदा है। और जो तुम्हारा तुमने आगे कस्टमर से लेने हैं उसको सेट ऑफ कर देना। अब देखो कैसे, यहाँ पे आईटीसी बुक हो गया 10 रुपये का, क्योंकि ए यहाँ पे इसको 10 रुपीज देकर आया था, एक्स्ट्रा वैल्यू पे 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर आया था, जो कि जीएसटी था। तो वो क्या करेगा, वो जो भी उसका 110 उसने पे किया ना, उसमें से वो मतलब टैक्स को हटा देगा। टैक्स पे नहीं कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट, टैक्स हटा देगा। जितना भी उसने टैक्स दिया, उसने कितना टैक्स दिया, 10 रुपये टैक्स वहां पे दिया है, उसको हटा के 100 रुपये है वैल्यू। 100 रुपये पे वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, कुछ भी प्रॉफिट उसने मान लो 100 रुपये ही जोड़ा, तो उसका वैल्यू कितने में बेच रहा है, वो 200 में बेच रहा है। 200 रुपये पे वो 10% टैक्स निकालेगा, और बी को बोलेगा कि हाँ भाई कितना बन रहा है, वैल्यू तो 200 रुपये बन रही है प्रॉफिट जोड़ के, और 10%, 10% तुमको टैक्स देना पड़ेगा। फिर ये टोटल वैल्यू जो आएगी ना, ये है इतना पैसा तुमको देना है। यानी कि बी पे कितने रुपए का बर्डन आया, 20 रुपये का। लेकिन ये 20 रुपये कौन देगा गवर्नमेंट को, ए देगा। ये गवर्नमेंट को बर्डन किसकी जेब पे आया, बी की जेब पे आया। देगा कौन, ए देगा। तो 20 रुपये भैया उसने कितना किया, यानी कि बी के लिए कितना कॉस्ट बन गया, 220 रुपये बना। अब वो बी की कहानी बाद में देखते हैं। अब हमें ये देखना है ए जो है, ए के पास कितना आईटीसी है, ए कितना टैक्स देकर आया है। ए जो है 10 रुपये टैक्स देकर आया है, और ए ने अभी बी से कितना टैक्स लिया है, 20 रुपये लिया है। यानी कि ए गवर्नमेंट को कितना देने वाला था, 20 रुपये, और ए को गवर्नमेंट से कितने लेने हैं, 10 रुपये। इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके 10 आएगा। अब ए कितना देगा अपनी जेब से, मतलब कि ए सिर्फ कितना देगा, ए इतना टैक्स देगा। यानी कि फाइनल पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाएगी ए की तरफ से, वो 10 रुपये जाएगी। समझ में आया क्या? दोबारा अब इस बी पे आते हैं, बी पे आएंगे तो समझ में और आएगा। बी के लिए कितनी वैल्यू बनी थी, 220 रुपये। मतलब बी ने कितने पैसे दिए, 220 रुपये। ये रहा 220 रुपये। बी के लिए कॉस्ट 220 रुपये थी। बी को बोला है गवर्नमेंट ने कि सुनो, जो तुमने 20 रुपये पे किए ना ए को, उस पे प्रॉफिट मत जोड़ना, उस 20 रुपये को हटा दो, और जो माइनस करके आया उस पे अपना प्रॉफिट जोड़ लो। बी ने कहा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे तुमको, आईटीसी देंगे, लेकिन तुम उस 20 रुपये को प्लीज निकाल लो, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बी ने कहा ठीक है। बी ने ना वो 20 रुपये माइनस कर दिए। बी ने कहा गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि वो मुझे वो 20 रुपये का नुकसान नहीं होने देंगी, तो मैं वो माइनस कर देता हूँ। मेरे को माइनस करके कितने का पड़ा था, यानी सामान 200 का पड़ा था, मैं उसमें अपना 100 रुपये जोड़ रहा हूँ। यानी कि मैं अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ रहा हूँ। प्रॉफिट जोड़ के कितना आया, 300 रुपये आया। अब बी कह रहा है किसको, डी को, हाँ भाई 300 रुपये का सामान है, 10% जीएसटी है, लेना है तो बोलो। डी कह रहा है अब इस गरीब दुनिया में कहाँ जाएंगे, कानून से भरी दुनिया है, कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा।
डी ने कहा ठीक है 30 रुपए की बात है, पैसा बहुत है हमारे पास, दे रहा हूँ जीएसटी में। डी ने 300 रुपए पे 10% जीएसटी दिया उसको, यानी पूरे पैसे कितने देने पड़े, 330। तो क्या ये टैक्स यानी कि ये जीएसटी डी ने कराया गवर्नमेंट को, डी ने तो बी को दिया। हाँ लेकिन ये 30 रुपए जाने गवर्नमेंट के पास ही है, तो बर्डन किसकी जेब पे आया, डी की जेब पे आया। देना किसको है, देगा कौन, सेट ऑफ, यानी कि ये सरदर्दी किसकी है, बी की सरदर्दी है। अब इधर फिर से आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट देखना। हाँ देखिए इधर है, बी ने कितना टैक्स दिया है हमारे को ए को, बी ने टैक्स दिया है 20 रुपए। तो वो 20 ना, आपको जो भी टैक्स बी को देना है, अब बी को कितना टैक्स गवर्नमेंट को जाके देना है, बी की जेब में ना एक एक अनवांटेड सा 30 रुपए पड़ा है हुआ है जो बी का नहीं है, और बी बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बी को ना वो बड़ा भारी लग रहा है वो 30 रुपए। तो बी को याद आया, अरे यार ये तो मेरे है ही नहीं, मतलब इतना ईमानदार आदमी ना आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बी ने क्या कहा, बी ने अपनी डायरी निकाली, देखा 30 रुपए ये मेरे नहीं है, और 20 रुपए ये मेरे हैं जो ये मेरी जेब में नहीं है। तो इसकी गवर्नमेंट से बात हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ हाँ वो 30 रुपए जो है ना वो हमारे हैं, वो 30 रुपए, और वो जो 20 रुपए है ना वो हमने अपने खाते में लिखे हुए हैं, वो हमें तुम्हें देने हैं। तो बी को अपना कैलकुलेशन समझ में आया कि ये 30 रुपए पॉजिटिव चार्ज है, ये 20 रुपए नेगेटिव चार्ज है, या लेकिन वो आएगा किसके पास, बी के पास। तो अब कितना देना है गवर्नमेंट को, 30 रुपए, लेना कितना है 20 रुपए, माइनस कर दो जितना आया, यानी फाइनल पेमेंट, यानी कि बी को अब कितना देना है सिर्फ अपनी जेब से, यानी कि 30 20 को माइनस कर दो, 30 में से 20 गया, कितना आया, 10 रुपीज आया। ना 30 देना है ना 20 देना है, सिर्फ 10 रुपए देना है, ठीक है। उसको अपना फायदा भी हो गया, उसका अपना सेटअप भी हो गया, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और यहाँ गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू भी मिल गया, नेट पेमेंट हो गई गवर्नमेंट को। अभी देखना गवर्नमेंट के पास फाइनल पेमेंट यानी फाइनल रेवेन्यू अगर आप गवर्नमेंट का देखो तो कितना आता है, गवर्नमेंट के पास कितना कितना पैसा है, ये 10 रुपए आए, ये 10 रुपए आए, 20 रुपए थे गवर्नमेंट के हक के, आ गए ना 20 रुपए, कहीं नहीं गए वो 20 रुपए, गवर्नमेंट को अपना फायदा हुआ, कंज्यूमर या रिटेलर या बिजनेसमैन कह लो, कंज्यूमर को छोड़ के रिटेलर और ट्रेडर को अपना फायदा हुआ, उनका ना कोई नुकसान हुआ, ना गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू का कोई नुकसान हुआ। तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है, इसको इज्जत दी गई इंडिया में, इसको कहा कि भाई तुम हमारे लायक हो, हम तुमको फॉलो करेंगे। आ गया समझ में, आ गया तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो अभी हमने जो देखा, इस कॉन्सेप्ट में एक वर्ड जो था खूबसूरत सा, जो दिमाग उड़ा देता है, उसको कहते हैं आईटीसी, लेकिन सच में बड़ा खूबसूरत है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इनपुट का मतलब परचेज करते वक्त, यानी हमने जब परचेज किया उस पर जो हमने टैक्स दिया उसका हमको क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वरना हम परचेज ही नहीं करेंगे, हम बिजनेस ही नहीं करेंगे, जाओ। तो गवर्नमेंट ने डर के कहा भैया ले लो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, ठीक है। यानी कि इसको परचेज के टाइम पे, यार लिखने की क्या बात है, मतलब याद कर लो, परचेज के टाइम पर जितना टैक्स दिया उसका क्रेडिट मिल गया, यानी कि परचेज के टाइम पे जो भी हमने टैक्स दिया वो हमारे कोई नुकसान में नहीं गया। ओके, अगर किसी भी व्यक्ति को ये नोट करना हो तो नोट कर सकता है। तब तक मैं भी सांस ले लूं। वैसे किसी को नोट करना होगा तो उसको पीछे जाके नोट कर ही लेगा ना। ठीक है, वापस आ जाते हैं, ये तो इतना स्लो है ना। टैक्सेशन सिस्टम हो गया, अरे अरे अरे, मल्टी पॉइंट हो गया, कैस्केडिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ लिया। अब देखना है, हाँ अब आ जाते हैं हम अपना
किससे? वैल्यू एडेड टैक्स हमने देखा था और कंजम्पशन बेस्ड। तो हम पहले देख लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स, इसके लिए आई थिंक मैंने ना एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वैल्यू एडेड टैक्स के। एक बार देख लेते हैं है कि नहीं है। लिखे हैं लिखे हैं लिखे हैं। ठीक है, अभी तो यही करते हैं। देखो, जो अभी हमने देखा है ना इससे ऊपर वाले एग्जांपल्स में, वही है वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे। संक्षेप यानी आई थिंक ब्रीफ में पढ़ेंगे, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए है, दिल्ली का रहने वाला है, और क्या है इसका फेवरेट काम है सीएस की डिग्री लेने के बाद इसने अपना होलसेल का काम खोला। ये है ट्रेडर। ओ भाई मैंने बात गलत बोल दी, कोई ऑफेंड हो जाए इस बात पे। फिर से बोल रही हूँ मैं, फ्लश कर दो जो भी बोला। ए है, इसने दिल्ली, ये दिल्ली में है, इसका काम होलसेल का है, होलसेलर है ये। होलसेलर में ऐसा आएगा ना यहाँ पे। ये वाई है, ये भी दिल्ली का है, ट्रेडर है। ये डी है, कंज्यूमर, ये भी दिल्ली का है, कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे देखना, अरे नीचे क्यों नहीं हुआ? हम्म, अब ये जो ए है ना, ये सामान बेच रहा है कुछ, जो कि है वैल्यू मान लेते हैं, जो कि है 100 रुपए का। 100 रुपए का सामान बेच रहा है ये, जिस पे जीएसटी रेट है, मान लो इसने इसको सामान जो बेचा है ना, जीएसटी रेट है 18%। अब ये देखो, ये इंट्रा है या इंटर है? जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम जगह की होती है, यानी कि ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि जहां से सामान उठ के जहां जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ये बना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई टर्म्स मुश्किल है, पर बेसिक अगर समझे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली है। तो वो क्या होगा? इंट्रा स्टेट। क्या? कौन सा स्टेट? इंट्रा स्टेट। ठीक है, और इंट्रा स्टेट में टैक्स किसके पास जाता है? सीजी के पास भी जाता है, एसजी के पास भी जाता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी में उसको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, रेवेन्यू उनको मिलता है। इसके बाद था वैल्यू कितना था? 100 रुपये था। दिल्ली था प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना टैक्स मिलेगा? 100 रुपये पे अगर आप 18% निकालोगे तो आपका आएगा 18 रुपीज। 100 पे 18%, 18 रुपीज। ठीक है, तो 9 रुपये किसके पास, यानी हाफ ऑफ जाएंगे। 9 रुपये सेंट्रल के पास, और 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास। और यहाँ हो गया अपना 118 रुपये, यानी कॉस्ट कितनी बनी दूसरे बंदे के लिए? रिटेलर के लिए कितना कॉस्ट बना? 118 रुपये। इसका हद हो गई है, मतलब हद ही हो गई है, आत्माएं आ रही है। ओ भाई बहुत ही छोटा होगा तुम तो। ठीक है,
तो टैक्स कितना बना है हमारा, 18 रुपये टैक्स बना है, और 9 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, 9 रुपये गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब क्या है, किसने पे किया है ये किसने पे किया है, दिल्ली वाले में जो वाई है यानी ट्रेडर जो है, इसने होलसेलर को पे किया, और होलसेलर किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। कितना कितना देगा, 9 रुपये सेंट्रल को, स्टेट को 9 रुपये। अब दिल्ली वाले को गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि तुम अपना आईटीसी बुक कर लो, कितना तुमने दिया है, 18 रुपये दिया है, तुम अपना इतना बुक कर लो। यानी कि इसको गवर्नमेंट से कितने लेने हैं, गवर्नमेंट से इसका आईटीसी कितना बना, 18 रुपये बना। ठीक है, सेंट्रल से 9, स्टेट से 9। अब इसका वैल्यू कितना था, अब वही वाली बात है कि गवर्नमेंट इसको क्या कहेगी कि प्लीज अपना ना वो जो तुमने टैक्स दिया है उसको मत जोड़ना। ठीक है, यानी कि इसने कितना टैक्स दिया, 9 रुपये दिया, 9 रुपये दिया, 18 रुपये दिया, यानी इसने टोटल 118 रुपये दिए। गवर्नमेंट इसको कहेगी कि प्लीज एक काम करो, ये 118 मत लेना, इसमें से 18 माइनस कर दो, 100 रुपये लेना, 100 रुपये कैलकुलेट करना 100 रुपये के हिसाब से। यानी कि तुम आगे बेचो तो 100 रुपये वाले में प्रॉफिट जोड़ना अपना। अब कितना प्रॉफिट, अब यानी कि उसके लिए कॉस्ट कितना, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपना कॉस्ट ना 100 रुपये लेकर चलो, क्योंकि वो 18 रुपये जो है वो तो हम तुमको बकायदा वापस करेंगे, तुम्हारा कॉस्ट तो फिर इस हिसाब से 100 रुपये बनाना। भाई ने बात मान ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात फायदे की थी, और बिजनेसमैन क्या देखता है, फायदा देखता है। भाई ने कहा ठीक है, मैं 100 रुपये ही कॉस्ट लेकर चल रहा हूँ अपना, मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लूँ क्या, गवर्नमेंट इसकी परमिशन है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जोड़ लो। इसने अपना 100 रुपये इसमें टैक्स जोड़, प्रॉफिट जोड़ लिया। इसका क्या वैल्यू निकल के आया, 200 रुपये वैल्यू निकल के आया। अब इसने दिल्ली ने सॉरी वाई ने क्या कहा डी को, ओ कस्टमर सुन बात सुन, यहाँ ना वैल्यू तो 200 रुपये बन रही है, पर ना मुझे वहाँ गवर्नमेंट को जाके ना टैक्स भी पे करना होगा, तो कानून के हिसाब से चलना है, तो बताओ 200 रुपये पे 18% टैक्स कितना बनेगा, 18% टैक्स 36 रुपये बनेगा। ठीक है, यानी कि तो दिल्ली वाले ने कहा, दिल्ली में डी ने कहा कस्टमर हूँ हमेशा, कस्ट मेरे पे ही आता है हमेशा कष्ट, दे दो, दे रहा हूँ मैं 200 रुपये में, अगर 200 रुपये की चीज़ है उसमें 36 रुपये टैक्स है, क्या जा रहा है, दे रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो जेब से पैसे निकाले, पूछा कितना कितना देना है, उसने कहा कि सेट ऑफ वाली बात तू मत कर, मैं अपने आप वहां पे कर लूंगा, तो मुझे 236 रुपये निकाल के दे दे। तो डी ने कितने दिए, वाई को 236 दिए। वाई ने किस किस के लिए निकाल लिया, 18 रुपये सेंट्रल के लिए निकाल लिया, 18 रुपये स्टेट के लिए निकाल लिए, क्योंकि इंट्रा स्टेट की बात थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था वाई के लिए, ये तो वाई ने ना सीए के पास जाके नहीं पूछा, खुद ही कर लिया। ठीक है, सेंट्रल के पास सेंट्रल के लिए 18 रुपये अलग से निकाले, स्टेट के लिए 18 रुपये अलग से निकाले। अब ये हो गए 18, जो वाई ने कहाँ दिए, वाई ने पहले अभी वो एक और देकर आया है, और यहाँ 36 रुपये, इन दोनों का टोटल करोगे तो 36 रुपये किसने किसको दिया, डी ने कहा कि ये 36 रुपये तुम गवर्नमेंट को दे आना, मैं तुमको देकर जा रहा हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तुम दे देना गवर्नमेंट को। वाई ने कहा ठीक है। अब ये वाई के पास 36 रुपये किसके पड़े हैं, वाई ने जब अपनी डायरी खोली और देखा कि मेरी जेब थोड़ी भारी लग रही है जिसमें मेरा हक नहीं है, तो गवर्नमेंट वाई को क्या पता चला, ये 36 रुपये, वाई ने गवर्नमेंट को फोन किया, गवर्नमेंट से पूछा है कि ये ना जेब मेरी एक्स्ट्रा भारी लग रही है, मेरे पे कुछ बाद में कानूनी कार्रवाई करो, उससे पहले मेरे को याद आ जाए कि कुछ है क्या ऐसा, कुछ ऐसा नोटिस वोटिस आया, उससे पहले ही मैं पूछ लूँ कि कुछ पड़े हैं क्या आपके पैसे मेरे पास। गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ ये जो 36 रुपये है ना, ये भी हमारे पास आए नहीं है, और हमारे पास भी तेरे रखे हैं, चिंता मत कर। वाई ने पूछा कितने रखे हैं, उसको याद आया, अरे हाँ मेरे 18 रुपये गवर्नमेंट के पास रखे हैं, और मेरे पास गवर्नमेंट के कितने रुपए रखे हैं, 36 रुपये रखे हैं, जो भी जिसका अभी हिसाब नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, 36 रुपये में से 18 रुपये, अब गवर्नमेंट कहेगी कि कितना बचा, हो गया तूने सेट ऑफ किया, कुछ निकला कुछ, तो वाई का जो जो हिसाब करने पे निकला, 36 रुपये गवर्नमेंट को देने थे, 18 रुपये गवर्नमेंट से लेने थे, तो गवर्नमेंट क्या अभी अपनी जेब से निकाल के 18 रुपये देगी, गवर्नमेंट ने कहा कि तू हिसाब करके देख ले कितना अपना बनता है, उतना मुझे दे दे। तो जब बनता है निकाला तो 18 रुपये निकला, यानी कि नेट पेमेंट गवर्नमेंट को कितनी होगी, 18 रुपये होगी। अब देखना रिवेन्यू कितना, क्या कोई गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, यहाँ गवर्नमेंट को 18 रुपये आने थे, यहाँ गवर्नमेंट को 18 रुपये आने थे,
पर एकदम से वाई ने झपट्टा मार लिया और वाई ने कहा ये 18 रुपये मेरे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे 36 रुपये किसने दिए? डी ने दिए। किसको दिए? वाई को दिए। वाई को दिए और वाई ने किसको, वाई ने अपना जब हिसाब किया 36 में से 18 गए, 18 रुपये यहाँ पे आ गए। यानी गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना हो गया? 18 रुपये जो मिलना था गवर्नमेंट को मिल गया। अब देखना वैल्यू एडिड टैक्स क्या है। वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये वैल्यू थी। कितनी थी वैल्यू? 100 रुपये वैल्यू थी। उस पर कितना कितना वैल्यू ऐड हुआ? यहाँ पे 9 रुपये टैक्स, यहाँ पे 9 रुपये टैक्स, 118 रुपये उसका कॉस्ट बन गया। यहाँ पे गया, उसमें से गवर्नमेंट ने कहा प्लीज ये 18 रुपये माइनस कर लेना। कॉस्ट कितना आया? 100 रुपये। उस पर कितना पैसा ऐड हुआ? 100 रुपये। कितनी वैल्यू बनी? 200 रुपये। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो क्या है कि वैल्यू पे टैक्स ऐड होता है, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पे आप देखना ये चीज, कितना कॉस्ट इसके पास बना है? 236। वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये के सामान पे 236 टैक्स बना है। यानी कि इस पे वैल्यू ऐड होता गया ना, तो उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका आपको फायदा मिल रहा है और वहां पे आपको नेट पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स। अरे यार एक ओके। अब यहाँ पे हम एक बार ये देख लेते हैं, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट कितना है, गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू हुआ। कौन कौन सी गवर्नमेंट थी? इंटर स्टेट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हम्म। अरे यार देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू होना था, लेकिन उस पे हक किसने मार दिया? वाई ने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को 9 रुपये मिलने थे, 9 रुपये मिलने थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को देने कितने पड़े यहाँ पे? 36 रुपये। गवर्नमेंट को देने कितने थे? 36 रुपये। उसमें से गवर्नमेंट से लेने कितने थे? 18 रुपये। तो इसको एक मिनट ऐसे नहीं करते, पूरा बैफ्रिकेट करके करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने लेने थे? 18 रुपये। देने कितने थे, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 18 रुपये, और लेने कितने थे? 9 रुपये। यानी कि नेट कितना देना पड़ा? 9 रुपये। ये नेट पेमेंट है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट से कितने लेने थे? सेम 18 रुपये देने थे, लेने थे 9 रुपये। यानी कि अब रिवेन्यू गवर्नमेंट का क्या बनेगा? हद ही करते हो कंप्यूटर साहब। रिवेन्यू गवर्नमेंट का कितना बना? यहाँ पे 9 रुपये रिवेन्यू था गवर्नमेंट का, यहाँ पे 9 रुपये रिवेन्यू था गवर्नमेंट का, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 9 रुपये ये नेट पेमेंट होनी थी गवर्नमेंट को, और यहाँ पे कितना नेट पेमेंट आया? 9 रुपये। यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ? 18 और 18। तो क्या गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ? यार कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब कि ना वाई को नुकसान हुआ ना गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, दोनों का अपना काम बन गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। आ गया समझ में तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में। तो अब आगे एग्जांपल्स देखेंगे इसके बाद। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, हाँ जी। तो यहाँ पे है वैल्यू एडेड टैक्स के एग्जांपल्स हमें देखने हैं, ठीक है। आर एक आर है, आर नाम का एक व्यक्ति है, मानुस है, जो कि दिल्ली में रहता है
और एस नाम का व्यक्ति है जो कि दिल्ली में रहता है। टी नाम का भी जो व्यक्ति है जिसको हम, ओहो चेंज हो गया, टी हो गया, ठीक है, कस्टमर। टी नाम का जो व्यक्ति है वो भी दिल्ली में रहता है, कस्टमर है वो, ठीक है, कंज्यूमर है। अब आर जो है इसने एक प्रोडक्ट है उसको बेचा, उसकी वैल्यू थी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये थी, 5% जीएसटी था उस पर, यानी कि ये क्या मैंने लिख दिया, 5% जीएसटी था उस पर, यानी कि अगर आप 100 रुपये पे 5% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 5 रुपये निकलेगा, यानी 2.5 रुपये, इस 2.5 अप्रोक्सीमेटली मिल लेते हैं ना। 18 रुपये मान लो जीएसटी था, कितना था जीएसटी, 18 रुपये, 18% जीएसटी था, व्हाट आई एम सेइंग, 18% जीएसटी था। तो यानी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने जाएंगे, 9 रुपये, स्टेट गवर्नमेंट को कितने जाएंगे, 9 रुपये। और ये क्या है, क्यों सेंट्रल और स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि ये भी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, तो ये क्या है, इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 118, ठीक है, कॉस्ट बनी 118। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने आने हैं, 9 9 रुपये आने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके कहा कि सुनो एस, तुमको हमसे 9 9 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो एक काम करो, ये जो तुम्हारा वैल्यू है, यानी कि ये जो तुम्हारा कॉस्ट बना है ना, इसके लिए तो ये कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये जो तुम्हारा कॉस्ट बना है ना, इसमें से ना प्लीज ये 9 9 रुपये यानी 18 रुपये माइनस कर लो, ठीक है, और फिर जो तुम्हारा बनता है उसको अपनी वैल्यू बनाओ। तो अगर 18 रुपये माइनस करोगे तो यानी वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो है अपनी, वैल्यू नहीं, यानी कि कितना आया, 100 रुपये। अब उसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट अपना जोड़ लो जितना जोड़ना है, तो मान लो इसने प्रॉफिट जोड़ा 100 रुपये, यानी कितना आया, 200 रुपये आया। अब क्या बोल रहा है एस, एस ने बोला टी को कि सुनो, तुम्हारा ये सामान जो है वो 200 रुपये का पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने ना अभी जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट निकाला है, तो तुमको इस पे ना 18% जीएसटी देना होगा, यानी कि कितना, 200 का 18% आएगा 36 रुपये, यानी कि अब कितना देना होगा, 18 रुपये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ इधर नहीं लिखती मैं, 18 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को 18 रुपये, ठीक है, यानी कि कितना अब पे करेगा, 236 पे करेगा कौन, टी जो है वो कितना पे करेगा एस को, 236 रुपये, 236 रुपीज, यानी टी के पास कितना कॉस्ट बना, टी का कॉस्ट बना 236 रुपीज। अब जो है आगे ये देखो, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे और क्या बन रहा है, देखो एस के पास तो जो था, एस किसको देकर आया हुआ है, एस ने दिया है ना यहाँ पे 9 रुपये इसको दिया है, 9 रुपये इसको दिया है, इधर तो जगह ही नहीं बची, एड पेज, एस ने कितना दिया था, यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ है स्टेट गवर्नमेंट। पहले हिसाब लगाते हैं कि नेट पेमेंट कैसे निकलेगी, कि कितना पे करना है, नेट बैलेंस पेमेंट कितना निकलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देने थे, देने कितने थे, कहाँ गया मेरा पेन, देना कितना है अभी इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को 18 रुपये देना है, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, 18 रुपये देना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है, 18, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, 18। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना कितना था, उसका आईटीसी बन रहा था ना, क्योंकि वो पहले ही ए को देकर आ चुका था, तो वो 9 रुपये लेगा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि नेट पेमेंट कितना हुआ, 9 रुपये 9 रुपये, ये तो हमारा आ गया नेट पेमेंट, इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो रिवेन्यू गवर्नमेंट का भी निकालना है हमें कि टोटल रिवेन्यू कितना आया गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखना, अरे चलो भाई, कहाँ गया जीएसटी, ओफो, वेट, हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना कितना रिवेन्यू है वो देखना है हमें,
यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना आया था, 9 रुपये आ चुका था। ए ने जब जीएसटी रिटर्न फाइल की होगी तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने 9 रुपये दिए, स्टेट गवर्नमेंट को 9 रुपये दिए, ठीक है। तो कितना ऑलरेडी है स्टेट का और सेंट्रल का रेवेन्यू, 9 रुपये तो भाई है, ठीक है। 9 रुपये सेंट्रल के पास है, 9 रुपये स्टेट के पास है। अभी नेट पेमेंट जो हमारा निकला है वो कितना कितना निकला है, 9 रुपये और 9 रुपये निकला है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो 18 रुपये रेवेन्यू हो गया सेंट्रल का, 18 रुपये रेवेन्यू हो गया स्टेट का। तो क्या गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या बिजनेसमैन या ट्रेडर का कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब देखते हैं नीचे वाला इसके। पंजाब में है होलसेलर, पंजाब में है रिटेलर, और पंजाब में है कौन है, ट्रेडर। सॉरी ट्रेडर, एक मिनट, वो ट्रेडर नहीं है, कस्टमर है। पंजाब में है होलसेलर, पंजाब में है ट्रेडर, और पंजाब में है कंज्यूमर, ठीक है। दोनों पंजाब के हैं। ये वाला भी सेम उसी तरीके से होगा। सेम सेम ही एग्जाम्पल है। तो क्या ये मैं करूँ, नहीं मैं ये नहीं कर रही, मैं नेक्स्ट वाला कर रही हूँ। ये वाला एक बार खुद ट्राई करना, और मुझे इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे भेजना, अगर भेजना चाहेंगे तो। बाकी आई कांट फोर्स एनीवन। इधर आ जाते हैं जहाँ पे बात थोड़ी चेंज हो जाती है। इधर भी 18% पे ही जा रहा है, ठीक है। वैल्यू है 100 रुपये, उसके बाद है वैल्यू है 100 रुपये, उसके बाद है यहाँ पे कितना। अब देखो ये क्या है, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, तो ये भी इंट्रा स्टेट ही है, यानी कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू है 100 रुपये, यानी कि स्टेट के पास, सेंट्रल के पास 9 रुपये, स्टेट के पास 9 रुपये, 118 हो गए। फिर वही बात है रिपीटेड, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम भैया टैक्स पे टैक्स मत लगा देना, बाद में मत रोना, फिर हम नहीं देंगे, हम नहीं देखने वाले ऐसे। तो फिर दिल्ली को ये बात पता है, मतलब बी को ये बात पता है। बी ने क्या किया, 118 अपना उसने कॉस्ट नहीं लिया, उसने यहाँ पे 100 रुपये लिया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, कितना जोड़ा, 100 रुपये जोड़ा, 200 रुपये आ गया यहाँ पे वैल्यू उस चीज की। अब दिल्ली ने, बी ने यानी हिमाचल को कहा, यानी सी को कहा कि भैया 18 रुपये टैक्स है, लेकिन एक मिनट रुको, हम तुमको सामान भेज रहे हैं, तुम तो यार दूसरे स्टेट के हो, यानी कि अब तुम्हारे साथ हमारा रिलेशन क्या है, इंटर स्टेट रिलेशन है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटर स्टेट रिलेशन जहाँ होता है वहाँ पे आईजीएसटी। इंटर स्टेट रिलेशन क्यों है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, और टू डिफरेंट स्टेट्स पे जब होता है तो आता है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी आएगा यहाँ पे, यानी कि टोटल आईजीएसटी कितना हो गया, 18% कैलकुलेट करेंगे अगर 200 का, तो वो आएगा 36, यानी कि ये सी के लिए कितना कॉस्ट बना, 236। अब चलो बहुत, इतना तो, इतनी कैलकुलेशन तो किसी से भी हो जाएगी। देखते हैं आगे। आगे हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट पेमेंट, नेट बैलेंस पेमेंट कैसे होगी और क्या होगी, ठीक है। रेडी है, यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9 रुपये 9 रुपये, चलो ये तो रिवेन्यू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को देने कितने हैं, जरा ये सोच के बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें अब देने कितने हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देने हैं, तो यहाँ पे आईजीएसटी लिखो, हमें देना कितना है, आईजीएसटी हमारे पास कितना है, 36 है, ठीक है। आईजीएसटी कितना है हमारे पास, 36 है। और अभी हमको लेना कितना है, तो ये देखना, दो टर्म्स
है जो मुझे मतलब कि हद कंफ्यूज करती थी। एक है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, दिल थाम के बैठिएगा, गजब चीज है अगर अच्छे से समझ ली तो। मतलब एकदम ही दिमाग के हर दरवाजे खोल लेने हैं, जितनी भी पेज ढीले उनको टाइट कर लो, ताकि कोई बात ना दिमाग से बाहर निकले ही ना। ठीक है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, और दूसरा टर्म क्या है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब इतने पेज टाइट कर लो कि कोई बात दिमाग से ना निकल पाए, चाह के भी ना निकल पाए। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। अब तक तो भाई स्टेट सेंट्रल दोनों थे, तो इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं थी कैसे। अब है, थोड़ी टेंशन की बात नहीं है, मतलब वही कहा ना, दिमाग के पेज एकदम टाइट होने चाहिए और दरवाजे सारे खाली होने चाहिए। ठीक है, सारे खुले होने चाहिए ताकि बात दिमाग तक घुस सके। मैनर और ऑर्डर में फर्क क्या है? मैनर जो टर्म है ना, अगर आप हिंदी मीनिंग में जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे। हिंदी मीनिंग में मत जाना। मैनर का मतलब है यूज, कि हमारे पास जो आईजीएसटी का क्रेडिट है ना, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर ऑर्डर का मतलब क्या है, कि तुम्हारे पास जो आईजीएसटी का क्रेडिट है ना, उसको तुम पेमेंट करते वक्त किस तरीके से यूज कर सकते हो। पेमेंट करते वक्त यानी पेमेंट उसका किस तरीके से होगा। और मैनर क्या है, यूटिलाइज, यानी कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। मैनर देखना क्या है, आईजीएसटी का क्रेडिट है आपका, आईजीएसटी का क्रेडिट, पहले तो भैया आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में जाएगा, पहले वो आईजीएसटी की लाइबिलिटी से सेट ऑफ होगा। और जब मान लो 3600 आईजीएसटी का क्रेडिट है, और उसमें से 1200 या 1800 लगा लो, 1800 आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, तो जब 3600 में से 1800 पूरे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, और फिर कितना बचा, 1800 बचा। अब अगर कुछ बच रहा है ना, बच रहा है, अब तो ऑफकोर्स बच रहा है, अब अगर तुम्हारा कुछ बच रहा है तो तुम उसको यूज कर लो किसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी की यूटिलाइजेशन में। यानी अगर तुम्हारा ये 3600 में से आफ्टर आफ्टर सेटिंग ऑफ लाइबिलिटी कुछ बचता है, और कंप्लीटली सेटिंग ऑफ लाइबिलिटी यानी कि कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए आपकी लाइबिलिटी, मतलब कि मान लो कि 4000 अगर आपके पास क्रेडिट है, और यहाँ पे टैक्स बन रहा है 5500, तो 4000 से कितना खत्म हो सकता है, सिर्फ 4000 ही तो खत्म हो सकता है। उसमें से 1500 तो अभी भी बचा है ना, तो ये तो 4000 गए, अब इसको आप क्या यूज करोगे, जब खत्म ही तो कुछ यूज ही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3600 अगर आपके पास क्रेडिट था और आपकी लाइबिलिटी 1800 की थी, तो पहले आप इस 3600 में से 1800 माइनस करो और इसको खत्म करो, अपनी लाइबिलिटी आईजीएसटी ही खत्म करो। फिर आपके पास जो बच रहा है, और क्या बच रहा है, आईजीएसटी हमारे पास बच रहा है 1800। अब अगर आपके पास सीजीएसटी की लाइबिलिटी है या एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, वहां आप यूज कर लो। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से सीजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में यूज होगा, फिर आईजीएसटी में यूज होगा। फिर इसी तरीके से एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में यूज होगा, फिर आईजीएसटी में यूज होगा। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेना देना आपस में कुछ नहीं है, उनका अपने से लेना देना है और फिर आईजीएसटी से लेना देना है। ये था मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, आप कैसे अपना क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। पेमेंट, यानी ऑर्डर का लेना देना किससे, पेमेंट, फाइनल जो चीज होती है, फाइनल स्टेप क्या होता है, पेमेंट, गवर्नमेंट को। पेमेंट में देखना क्या फर्क है, पेमेंट कहता है कि आपका जो आईजीएसटी का क्रेडिट है ना,
आईजीएसटी का आपका जो भी क्रेडिट है, क्रेडिट, हाँ मैं क्रेडिट की बात कर रही हूँ, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के टैक्स की पेमेंट में यूज होगा, आईजीएसटी के टैक्स की पेमेंट में, ठीक है, पेमेंट में पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज होगा, देन सेंट्रल टैक्स, कुछ बचता है अगर क्रेडिट में तो सेंट्रल टैक्स का पेमेंट करो, और उसके बाद एसजीएसटी, ठीक है, ये पेमेंट का ऑर्डर है, और वो यूटिलाइजेशन का ऑर्डर था कि आप यूज कैसे कर सकते हैं। आया समझ में? आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज होगा, उसके बाद सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज होगा, उसके बाद एसजीएसटी के टैक्स की पेमेंट के लिए यूज होगा। लेकिन मैनर यानी यूज किस तरीके से होगा, मैनर किस तरीके से होगा यूटिलाइजेशन का, वो होगा आपका आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले आप आईजीएसटी के टैक्स की लाइबिलिटी को कंप्लीटली सेट ऑफ करेंगे, वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट कुछ बचता है तो आप यूज करो सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है। ऐसे सीजीएसटी का आपका क्रेडिट है तो पहले आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी को कंप्लीटली खत्म करेंगे, अगर फिर भी आपका सीजीएसटी लाइबिलिटी बचता है तो आईजीएसटी में यूज करो। सेम अगर एसजीएसटी है तो एसजीएसटी का जो आपका क्रेडिट है उसको पहले एसजीएसटी की लाइबिलिटी को बिल्कुल कंप्लीटली एग्जॉस्ट करो, कुछ बचता है अगर फिर भी तो आप आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज करो। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं फिर से एग्जांपल में। अब जो बात थी वो क्या थी, हमको आईजीएसटी यानी हमें कितना देना है, 36 रुपये हमको देना है, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास वो क्या है, मतलब हमारे पास पेमेंट है आईजीएसटी की, हमारे पास क्रेडिट कौन कौन से, हमारे पास क्रेडिट है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो क्या अभी हमने क्या देखा था पेमेंट के लिए कि सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी की पेमेंट में जाएगा, पर क्या हमारे पास उधर सीजीएसटी की पेमेंट है? अरे क्या हो गया, पेज ही गायब। वेट वेट वेट, हाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे महाराज। हाँ तो क्या था, क्या कर रहे थे हम? हाँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हमको सीजीएसटी की पेमेंट करनी है क्या? कोई पेमेंट ही नहीं है यहाँ पे सीजीएसटी की, हमें पेमेंट किसकी करनी है? आईजीएसटी की पेमेंट करनी है हमें, तो हमें यहाँ पे पेमेंट लिखना है आईजीएसटी का। हमारे पास क्रेडिट कौन कौन से हैं, सीजीएसटी के हैं और एसजीएसटी के हैं, तो हम पहले क्या करेंगे सीजीएसटी का। अब सीजीएसटी का खत्म किस में होगा, यहाँ आईजीएसटी में हो सकता है। सीजीएसटी का क्या है, पहले सीजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करो, तो यहाँ पे सीजीएसटी की तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है, आईजीएसटी की है। तो सीजीएसटी का यहाँ यूज कर लो कम्प्लीटली आईजीएसटी की पेमेंट, उसके पेमेंट के लिए। उसके बाद फिर एसजीएसटी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 रुपये, ठीक है। यानी कि कितना पे करना है, 18 रुपये, ठीक है, 18 रुपये नेट बैलेंस पेमेंट आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? 18 रुपये नेट बैलेंस पेमेंट आया है, ये अभी आगे देखना है। ये देखो ये था सीजीएसटी का क्रेडिट, ये एसजीएसटी का क्रेडिट था, ठीक है। और ये अब ये जो आईजीएसटी का पेमेंट होना है वो किस किस को होना है, दोनों को होगा, सीजीएसटी को भी होगा यानी सेंट्रल को भी होगा, स्टेट को भी होगा। कैसे होगा, 9 रुपये जाएंगे सेंट्रल के पास, 9 रुपये जाएंगे स्टेट के पास। तो आ जाओ सेंट्रल के पास, पहले सेंट्रल के पास पहले से कितना कितना रिवेन्यू था, 9 रुपये पहले से रिवेन्यू था जो ए ने यहाँ पे दिया है सेंट्रल को। अब सेंट्रल के पास कितना आया है, 9 रुपये और आया, तो जमा होगा, एक मिनट, जमा नहीं, रुको, पेन नहीं चल रहा, यहाँ पे आया 18 रुपये, 18 रुपये, ठीक है। 18 रुपये कैसे, ये जो आईजीएसटी का है ना पैसा, ये पहले तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो जिस स्टेट के साथ, जिस स्टेट का वो था पोर्शन उसमें से, वो उसको उसमें से अपने में से माइनस करके देगी। तो ये जो 18 रुपये है किस में ऐड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें रेवेन्यू में ऐड होगा। 9 रुपये तो पहले ही ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुका था, 18 रुपये भी हमारा नेट बैलेंस पेमेंट आया,
वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। आईजीएसटी का जो भी टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। तो यहाँ पे 18 रुपये आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कितना हिस्सा है? स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा है 9 रुपये का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? बाकायदा इज्जत के साथ अपने में से 9 रुपये माइनस करेगी, यानी कि कितना हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 18 रुपये। अभी देखो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना था? ए ने डिपॉजिट कर ए ने रिटर्न भरी होगी, 9 रुपये दे दिए होंगे स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ए के पास कहाँ कोई क्रेडिट है अभी, ठीक है, होलसेलर है वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के पास 9 रुपये आए, ठीक है, वो तो ए ने दे ही दिए थे। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना तो कोई ऐसा आईजीएसटी का तो उसके पास कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी ईमानदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये लो तुम्हारे 9 रुपये, और अब स्टेट गवर्नमेंट भी क्या हो गया? बराबर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो गया कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, हो गया, जिसने कंज्यूम किया उसको भी टैक्स मिल गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिला, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला, आईजीएसटी का फायदा इन भाई साहब को भी मिला। और पेड़े खाए किसने? किसी ने नहीं, पेड़े खाए बी ने। हिमाचल प्रदेश तो बेचारा कस्टमर है, ठीक है। आई होप कि मैंने जो समझाया समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। तो मैं दोबारा समझा दूंगी, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर कोई नोट्स चाहता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, तो भी मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज यही नोट्स हैं, यही नोट्स कॉपी में भी रहेंगे, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। वरना मुझे नोटबुक्स में फिर से नोट्स बनाने रहेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इसी में बन जाए। हालांकि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, बट वो पेजेस थोड़े अभी वो क्लियर आपको नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपको नोट मेकिंग करना ही है तो यहाँ जो इसमें लिखवाया जा रहा है वहीं से आप नोट्स बना लो। अच्छा, अब है एग्जाम्पल ये वाला, जिसमें कि है स्टार्टिंग में ही है ये डिफरेंस। ये वाले एग्जाम्पल को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, और मैं इस एग्जाम्पल के साथ ही मैं आगे इस वाले एग्जाम्पल के साथ ही आपको अपना ट्राई करना है। अगर ट्राई नहीं होता तो वैसे भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए आएगी, फिर ये चैप्टर का खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट तो ये आप अपना सेल्फ होमवर्क में, वैसे तो मैं होमवर्क देने वाली कोई नहीं होती, मैं खुद होमवर्क लेने वाली हूँ। बट अगर आप सेल्फ में खुद सेल्फ से खुद करना चाहते हैं, सेल्फली करना चाहते हैं, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो इसी एग्जाम्पल के बेस्ड पे होगी, यानी कि एक चैप्टर की 2 वीडियो बन जाएगी। चाहती थी मैं एक बार ही में हो जाए, बट कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अगर इफ़ यू वांट। उसके बाद हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो, या आपको इस वीडियो में जो भी, वैसे तो इस चैप्टर को लेकर किसी को कोई डाउट रहा नहीं होगा, किसी को कोई इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। बट स्टिल अगर किसी का 1% भी रहा था और वो इस वीडियो की वजह से सॉल्व हो पाया है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अंजलि's वाइट बोर्ड, नॉट झली। ओके, ठीक है। इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोडेड हैं कंपनी लॉ के, जेआईजीएल के, ठीक है। और भी नोट्स अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो नोट्स प्रिपेयर होने के बाद वो भी अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उस चैनल का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे पर्सनल, अगर आपको मुझे मैसेज करके कुछ भी क्वेरी पूछनी हो तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा जो ईमेल आईडी मेंशन है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडीइंग।